अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ दोबारा से एक आइनी अदालत का महाज़ शुरू हो गया है। मैं इसको आइनी अदालत नहीं कहूँगा, मैं इसको अस्करी आइनी अदालत कहूँगा, अस्करी आइनी अदालत। क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ़ैसले ना तो कानून के मुताबिक हो रहे हैं, ना इंसाफ के मुताबिक हो रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, ये हमारे बड़े मजबूत लोगों के कहने के ऊपर सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे इस सूरत हाल को देखते हुए अलीमा खान साहब ने भी एक तहरीक का ऐलान शुरू किया हुआ है, स्टेट मूवमेंट का। वो अब कल कहाँ पे जा रही है उसकी भी हम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे, कल भी और अभी, कि उनका क्या प्लान है आगे का। और मज़ीद जो एक बहुत बड़ी तैनाती हुई है आर्मी में, उस तैनाती का कितना ज़्यादा अहम रोल है अब तक के मुकम्मल तौर पर सूरत हाल पे, ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, मैं सबसे पहले आता हूँ सुहेल अफरीदी वाले मामले पे। सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने नामजद किया था कि वो मेरा फ्रंट लीड बैट्समैन है, ओपनर बैट्समैन है, और वो इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक चलेगा। इससे पहले जो अली मिन गंडापुर था, वो इन लोगों के साथ मफाहमत करके चल रहा था और उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, बल्कि वो 26 नवंबर को अपने लोग मरवा के फिर वापस चला गया था। अब यहाँ पे इस तरह होता है, जब ये आता है तो आते ही मफाहमत शुरू कर देता है। उस मफाहमत करते करते इसने अपना मुकम्मल तौर पे बेड़ा गर्क कर लिया अपनी सियासत का। क्योंकि अब जो अगर उसे वो सियासत करनी है जो इमरान खान साहब कहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होगी। उन दिनों क्या था, मेहनत कम चाहिए थी और रिजल्ट अच्छा मिल सकता था। लेकिन अब क्या मसला है, अब इन्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अवाम के अंदर एक एतमाद जो था सुहेल अफरीदी का, वो अब काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। अवाम ये समझती है कि ये मुझसे नकवी से भी मिल रहा था, बाकी लोगों से भी मिल रहा था, बजट भी इसने पूरे साल का पास कर लिया, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सका। अब जब एक तहरीक का ऐलान होता है इमरान खान की रिहाई के हवाले से कि अब हम एक मुकम्मल तौर पर एहतजाजी तहरीक आगे लेके चलेंगे, तो उसमें होता क्या है कि आईनी अदालत सरगर्म हो जाती है। वो उसमें सुहेल अफरीदी के खिलाफ केसेस लगाने शुरू कर देते हैं। अब जो सुहेल अफरीदी के खिलाफ केसेस लगे हैं, उनमें जो सबसे पहला केस है वो ये है कि जो सुहेल अफरीदी ने एक तहरीक बनाने के हवाले से बात की थी इमरान खान रिहाई फोर्स के हवाले से, उसके हवाले से एक मुहब्बे वतन पहुंचा हुआ था आईनी अदालत में कि देखें ये तो बहुत गलत काम कर रहा है सुहेल अफरीदी। फिर उसने फोर्स वाला नाम वापस ले लिया और कहा कि जी एक हम रज़ाकाराना तौर पे एक एक्टिविटी शुरू करने लगे। अब सीन ये पैदा होता है कि जब वो वाली दरख्वास्त पेंडिंग में रख दी गई आईनी अदालत में, अब आईनी अदालत काम ये करती है कि इस केस को लगा देती है, जो 29 जुलाई को अब वो इस केस को लगा देते हैं और कहते हैं कि सुहेल अफरीदी अपना जवाब जमा करवाए। अब रिहाई अमन फोर्स के हवाले से भी वो अपना जवाब जमा करवाएगा, और जो 9 मई के हवाले से एक केपी हुकूमत ने केस वापस लेने के हवाले से फैसला किया हुआ था रेडियो पाकिस्तान का, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान में जो कार्रवाई चल रही थी उसके ऊपर जो वहाँ पे कानून और जस्टिस की कमेटी है केपी असेंबली की, उन्होंने वहाँ के लोगों को बुलवाया और उन्हें कहा कि आप आके हमें यहाँ पे बताएं, हम खुद इसकी तफ्तीश करेंगे। और उन्होंने अपोजिशन के मेंबरान भी बिठाए हुए थे अंदर। होता क्या है कि ये लोग कहते हैं हम उस कमेटी को नहीं मानते और फिर चले जाते हैं आईनी अदालत में। अब आईनी अदालत क्या काम करती है कि उनके वो वाले जो केस हैं उनको कर देती है, नोटिस कर देती है और पेंडिंग में रख देती है। अब जैसे ही सुहेल अफरीदी ने ये ऐलान किया तो उन्होंने फौरन से वापस बुलवा लिए हैं कि सुहेल अफरीदी पेश हो जी 29 जुलाई को, वो अपने जवाब जमा करवाएं। तो अब सुहेल अफरीदी की मफाहमत उनको फायदा दे रही है। इन लोगों से मफाहमत अगर करनी होती, इमरान खान साहब कब का मफाहमत कर चुके होते। वो इन लोगों को इनके अपने जो एक किरदार है वो उसके अंदर रखना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बार बार आके अपने जो लिमिट्स है, इसको लिमिट्स ही मैं कहूँगा क्योंकि इनकी लिमिट्स एक अलग है, एक इदारे के तौर पे लिमिट्स इनकी अलग है, लेकिन ये बार बार आते हैं और अपनी लिमिट्स वायलेट करते हैं। और इमरान खान साहब यही कहते हैं कि आप लोग अपनी लिमिट्स में रहें, और इनको लिमिट में रहना अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से सुहेल अफरीदी का जो भी किया धरा था अब उसके सामने आएगा। अब अलीमा खान ने यही चीज़ देखते हुए, उन्हें पता था कि सुहेल अफरीदी एक बिल्कुल कंप्रोमाइज़ होकर चल रहा है। वो खैर सुहेल अफरीदी को सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करती हैं, अलीमा खान सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि एक जो बनी हुई है मुकम्मल तौर पर बात के अली मिन गंडापुर को हटवाने में अलीमा खान का काफ़ी किरदार था। तो इसलिए अब जो दूसरी साइड पे देखें तो सुहेल अफरीदी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं अलीमा खान अली मिन गंडापुर की मुखालफत में। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर अलीमा खान साहबा अब जा रही हैं मर्दान में, अलीमा खान साहबा इससे पहले वो चित्राल में अपने कुछ बच्चों को मिलने गई, तो वहाँ पे उन्होंने जो अवाम का एक देखा इस्तकबाल देखा, शानदार पुरतकपाक इस्तकबाल देखा,
तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आगे चलती जाएंगी, और अब वो जो मर्दान वाली साइड है वहाँ पे वो अब अपना कल का उनका शेड्यूल है, वो वहाँ पे जाएंगी और अपनी एक्टिविटी करेंगी। अब मैं दूसरी साइड पे बताऊं कि जो नैब के केसेस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ी जल्दी लगी हुई है कि इमरान खान साहब को हम जल्दी जल्दी सजा सुनाएं और फिर आगे केसेस को लेके चलें। इसमें सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी पीटीआई कि देखें आप हमारी जो जमानतों के केस है ना, और जो तरमीम हुई है वो ट्रायल के बाद हुई है कि इमरान खान साहब का ट्रायल मुकम्मल हो चुका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें पड़ी हैं, उसके बाद एक तरमीम होती है और आईनी अदालतों में जाके बिठा दिया जाता है कि इमरान खान साहब के जो केस हैं वो आईनी अदालतें सुनेगी। अब वहाँ पे वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देखे और सुप्रीम कोर्ट कहे कि देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो ये फरमाती है कि जो भी नैब के हवाले से केसेस हैं वो हमारे पास नहीं आएंगे, वो जाएंगे आईनी अदालत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास, क्योंकि अमीनुद्दीन खान बहुत बड़ा एक दबाव है कानून का, उनके पास ये केस जाने हैं। अब यही चीज़ हम आपको बार बार बता रहे थे कि इन लोगों का प्लान भी यही है कि हम लोग यहाँ से इमरान खान की जो सजा है उसको बहाल रखेंगे और फिर यही वाले केसेस आगे लेके चले जाएंगे आईनी अदालत में, और आईनी अदालत में बैठा हुआ है अमीनुद्दीन खान और वो इस चीज़ को वैलिड कर देगा इमरान खान की सजा को, और फिर ये सुकून से पड़ा रहेगा जब तक हमारे साथ ये डील नहीं करेगा तब तक हम लोग इसे नहीं छोड़ने वाले। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यही फैसला दिया और जस्टिस मजहर मोहम्मद अली मजहर जो है इनसे हमेशा यही उम्मीद रखनी चाहिए। ये भी ठीक ठाक अस्करी जज हैं, इन्होंने कभी भी अपने माइंड अप्लाई करके फैसले नहीं दिए। बल्ले वाला फैसला आप जिसको बार बार ये कहते हैं हमने फलाह कर लिया, हमने ये हो गया, हमने वो हो गया, वो भी यही बंदा शामिल था। अभी पिछले दिनों इमरान खान की जो मुलाकातों के हवाले से केस था उसमें भी यही बंदा शामिल था, और आज जो केस नैब के हवाले से था उसमें भी यही बंदा शामिल है। तो आप खुद देख लें कि किस तरह इस निज़ाम को डिलीवर कर रहे हैं कि मैं किसी ना किसी दिन हो सकता है आके बन जाऊँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाऊँ या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन जाऊँ। तो इसलिए बेहतर है मैं जो एग्जीक्यूटिव है इसके ठीक ठाक लगा रहूँ सफाइयाँ करने में। तो अब यहाँ पे ये फैसला आ गया, अब आगे सारी चीज़ें सामने खुल के आ गई हैं किस तरह ये अदालतें इंतहाई कैंगरू कोर्ट और घटिया तरीन किरदार अदा कर रही हैं। बेशक लगाएं तो इन अदालत लगा दे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इन अदालतों की कोई वक़्त नहीं है, ना कोई ये इंसाफ के ऊपर फैसले देने हैं। जो इंसाफ देते हैं वो जज, मैं आपको बताऊं कि जो इधर थे बलूचिस्तान में जज अब्दुल हकीम, उन बेचारों को कत्ल कर दिया गया है। अब कत्ल किसने किया? नामालूम अफराद ने, और नामालूम अफराद ने जो इसकी वजूहत हैं वो कितने इंसाफ पसंद जज थे कि उन्होंने मारक बलोच को भी वहाँ पे उसके हक में फैसला किया। वहाँ पे एक और इंसानी हकूक़ के हवाले से जो भी फैसले आते थे उनकी अदालत से इंसाफ के ऊपर फैसले आते थे, और इन लोगों ने वो जो इंसाफ वाला जज है वो तो इस मुल्क में रह ही नहीं सकता, और इंसाफ वाले जज को इन्होंने जो नामालूम अफराद है उन्होंने ये कत्ल कर दिया। ये हालात है पाकिस्तान के। जो कंप्रोमाइज जज है, जो 2 नंबर जज है, जो बेईमान जज है, उसको सपोर्ट भी है इस सिस्टम में, और वो इस सिस्टम को बहुत आंखों का तारा भी है, और उनको अवार्ड भी मिले जा रहे हैं बार बार। अब दूसरी चीज़ पे मैं आपको बताऊं कि जो एक बहुत बड़ी एक तब्दीली हुई है इसमें आर्मी में, आर्मी के एक जनरल थे, वो इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे हैं, उनको अब बना दिया गया, जनरल आमिर फयाज थे, आमिर रजा थे, उनको बनाया गया है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह बनाया गया है। अब जो तरमीम हुई थी ना 27वीं तरमीम, उसमें ये बात हुई थी कि जो फील्ड मार्शल हैं ये नाम भेजेंगे वज़ीर आज़म को 2 लोगों के, एक भेजेंगे वो आर्मी चीफ का कि ये बंदा वाइस आर्मी चीफ लगाया जाए, और दूसरा वो भेजेंगे कि नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के लिए एक सरबराह बनाया जाए जिसके पास वो कमांड सारी रहेगी। अब उसके लिए एक बंदा तो भेज दिया गया है, और इसका बताया जा रहा है कि ये OTS है, जिस तरह हमारा निज़ाम है ना सारा कि अपने बैच वेट अपने लोगों को लेके आना, तो ये OTS से 7 जनरल सुपरसीड करके इनको आगे लेके आ गए हैं। और ये जो वो इतलात है कि ये हाफिज सैयद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मदजिल्ला अलैह, ये उनके काफ़ी ज़्यादा करीब थे, उनके राइट हैंड है, मतलब कि GOC थे कि इस तरह के जो भी मामलात होते हैं ना आर्मी चीफ, वो सारे मामलात इनके थ्रू चलाते हैं, यही डील करते हैं, जिसको छोटी मोटी प्रमोशनें हो गई या जो भी मामलात आर्मी चीफ एक हुक्म करता है, और ये जो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल जो इनका वहाँ पे साथ होता है वो इस चीज़ को
सारी चीज़ें डील करते हैं। इसको एक और भी लफ्ज़ है, वो VIP1 के तौर पे भी इसको जाना जाता है कि ये वो लोग होते हैं और ये आगे सारे मामलात को आगे फैलाते हैं कि किस तरह आप लोगों ने हमारे जो भी मामलात हैं उनको इम्प्लीमेंट आप लोगों ने करवाना। तो ये वो वाले आर्मी के ऑफिसर हैं जिन्हें अब यहाँ पे नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे पे 4 स्टार जनरल बना के लेफ्टिनेंट जनरल बना के उन्हें लगा दिया गया इस पोजीशन के ऊपर। तो इस तरह एक ये वाली जो अपडेट्स हैं। और मोदी के हवाले से मैं बता दूं कि जो काकरोच पार्टी का एहतजाज कर रहा था उसमें मोदी ने अपने घुटने टेक दिए। देखिए, जमहूरी माशरों में ये होता है कि आप लोगों को अवाम की आवाज़ सुननी पड़ती है, ना कि अपनी मनमानी करनी पड़ती है। और जो बेईमान, करप्ट, धोखेबाज 2 नंबर लोग होते हैं उनको सजा दी जाती है। और वो जमहूरी माशरा, हमारा हज़ार इख्तिलाफ, हम पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी इंडिया को अपना दुश्मन कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन वहाँ पे जमहूरियत का हुस्न चेक करें कि मोदी को अपनी आवाम की बात सुननी पड़ी है। वहाँ पे उसकी फ़ौज ने कोई गोलियां नहीं चलाई, उसकी आवाम को देखें एक एहतजाज मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन उसने गोलियां नहीं चलाई। उसने देखा कि आवाम जो है वो मेरे इस फैसले के खिलाफ है या उन लोगों के खिलाफ है जो एक करप्ट माफिया, तो वो पीछे हटा है, उसने गोलियां नहीं चलाई हैं। पाकिस्तान में अलग ही सिस्टम है, यहाँ पे गोलियां शुरू कर दी जाती हैं। तो ये एक जो मुकम्मल तौर पे एक अवाम की जीत हुई है, वहाँ पे बहुत इसको देखा जा रहा है कि किस तरह मोदी ने अपनी जो एक रिजीम चेंज के काफ़ी बातें हो रही थी कि उसका रिजीम चेंज करने के हवाले से मुकम्मल तौर पे प्लानिंग है, तो उसने रिजीम चेंज नाकाम कर लिए। उसमें यह है कि वहाँ के लोगों ने भी साथ दिया है, वहाँ की सेलिब्रिटीज़ जो है, सलमान खान है, बाकी उसके अलावा बाकी जो भी लोग हैं वो सारे उनके साथ खड़े हुए हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरह का जुल्म किया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी अब कुछ स्टूडेंट बाहर निकलने के हवाले से बातें हो रही है कि पाकिस्तान में कुछ स्टूडेंट बाहर निकलेंगे। तो ये जो अपडेट्स होंगी ये हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।